प्यारे भैया और बहनों, आज हम इतिहास 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उसके बाद व्यवस्थित तरीके से एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे कि 12वीं इतिहास के पाठ्यक्रम में 80 अंक का प्रश्न पत्र आता है। इस पाठ्यक्रम में 7 अध्याय है। 7 अध्याय है। 80 अंक का डेरिवेशन किस प्रकार किया गया उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। जैसे कि प्रथम पहला पाठ है, उसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। मतलब भारत का अतीत प्राचीन समय में वैभवपूर्ण था, किस प्रकार, उसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम के हिसाब से इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ में पढ़ेंगे प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। अब कौन कौन स्रोत, 2 पार्ट पढ़ेंगे इसमें। एक पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत और दूसरा पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा हम पढ़ेंगे पाषाण संस्कृति। पाषाण संस्कृति। उसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके अलावा हम इस पाठ में वैदिक कालखंड को पढ़ेंगे, जिससे प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाजनपद काल को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा प्राचीन भारत में भारतीय ज्योतिष विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान को भी पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे और ये प्रथम पाठ है ना, वो 10 अंक का है। मतलब इस पाठ में से कौन कौन से सवाल किस प्रकार के आएंगे, इसके बारे में भी जानकारी एकत्रित करेंगे। कौन कौन से सवाल किस प्रकार के आएंगे इस पाठ में, उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक प्रश्न अति लघुत्रात्मक, जो 1 अंक आएगा, और साथ ही 2 प्रश्न अति लघुत्रात्मक 30 शब्दों वाले। ये 1 शब्द उत्तर देना है इसका 30 शब्दों में, वो 2 अंक के आएंगे, 2 अंक। उसके अलावा एक प्रश्न लघुत्रात्मक, जो 4 अंक आएगा, 4 अंक का आएगा। 4 और 4 8 और 1 9, और 1 अंक का मानचित्र में दर्शाने के लिए एक शब्द आएगा इसी पाठ का। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रथम पाठ 10 अंक का महत्वपूर्ण है। इसमें सवाल आएंगे, एक छोटा सवाल आएगा पेपर का पहला प्रश्न, उसके बाद में 2 प्रश्न आएंगे अति लघुत्रात्मक 30 शब्दों वाले, और एक सवाल आएगा लघुत्रात्मक 60 शब्दों उत्तर देना है, और 1 अंक मानचित्र में दर्शाने के लिए आएगा। इसके अलावा हम आगे वाले सेकंड पार्ट यानी दूसरे पार्ट की बात करते हैं पाठ्यक्रम के अनुरूप। सेकंड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है। अब सेकंड पार्ट उपयोगी क्यों है? क्योंकि अंक डिविडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट का नाम है भारतीय इतिहास की स्वर्णिम पृष्ठभूमि। भारतीय इतिहास की स्वर्णिम पृष्ठभूमि। स्वर्णिम पृष्ठभूमि मतलब भारत का वो अतीत इतिहास जिसमें उसकी इतिहास पृष्ठभूमि स्वर्णिम पृष्ठभूमि थी, मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता।
अब सोने की चिड़िया क्योंकि उस समय भारत का जो भौगोलिक स्वरूप था वो विस्तृत था और हर दृष्टिकोण से भारत हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण था, चाहे वो आर्थिक संपदा हो, संस्कृति हो, खान पान, रहन सहन, भौगोलिक स्वरूप जितनी कितनी चीजों से परिपूर्ण था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वर्णिम पृष्ठभूमि थी। इस पाठ में हम 3-4 चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे साम्राज्य काल। वहां तक तो हमने पढ़ा वैदिक काल, महाजनपद काल तक। अगला पाठ पढ़ेंगे साम्राज्य काल, यानी यहां पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के कालखंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में अशोक की धर्मनीति, अशोक की धर्मनीति। इस टॉपिक से 100% बोर्ड में सवाल बनता है, क्योंकि पेपर बनाने वाले का लगाव होता है। क्योंकि आज वर्तमान में ये धर्मनीति है वो प्रासंगिक है। वर्तमान समय में जो गवर्नमेंट कार्य करती है, जन कल्याण का, वो कार्य उस समय सम्राट अशोक ने किया। इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में हम प्रशासन पढ़ेंगे। प्रशासन और साथ में हम पढ़ेंगे और उस समय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, 2 चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक इसी पाठ को पढ़ेंगे, गुप्त काल। तो गुप्त काल का साम्राज्य पढ़ेंगे, गुप्त काल का साम्राज्य। उसके बाद में हम गुप्त काल की आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन किस प्रकार था उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उसके बाद में तीसरा है कला और चौथा है वो है संस्कृति। और संस्कृति के बाद में हम पढ़ेंगे साहित्य और विज्ञान। साहित्य और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, मतलब गुप्त काल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में तीसरा भाग है जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो है हर्षकालीन भारत। हर्षकालीन भारत, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के समय भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वर्णिम पृष्ठभूमि थी, किस प्रकार, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हर्षकालीन भारत। उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट है वो पढ़ेंगे दक्षिण भारत, यानी साउथ भारत में उस समय किस प्रकार के साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी और किस प्रकार, ठीक है, भारत की कैसी पृष्ठभूमि, स्वर्णिम पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के साम्राज्य के बारे में, साम्राज्य में पढ़ेंगे चोल, पढ़ेंगे चोल काल पूरा, चोल साम्राज्य पढ़ेंगे। पहले राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और चोल साम्राज्य में ही हम इसी में पढ़ेंगे चोल कला, साहित्य, कला और साहित्य, और साथ कल्चर, संस्कृति पढ़ेंगे। इसके अलावा सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है ना वो लास्ट, वो पढ़ेंगे चौथा, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जिसका महानतम सम्राट कृष्णदेव राय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सेकंड पार्ट दृष्टिकोण से सर्व इंपोर्टेंट है, उत्कृष्ट है। अब उत्कृष्ट क्यों है ये पार्ट? सबसे पहले ये पार्ट उत्कृष्ट इसलिए है क्योंकि इस पार्ट में भी अधिकांश जो अंक डिविडेशन है वो अंक डिविडेशन पाठ्यक्रम इस पार्ट के हिसाब से 15 अंक का है। कितने अंक का है? 15 अंक, मतलब 15 अंक है। तो ये सारा टॉपिक है ना वो आसानी से याद हो जाएंगे और रुचि भी बढ़ेगी कि मौर्य काल पूरा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। गुप्त काल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। उसके बाद हर्षकालीन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ये 15 अंक का पाठ है और इसके अंदर सवाल किस प्रकार के आएंगे ये सबसे इंपोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार आएंगे, तो सीधी बात है एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा। अति लघुतरात्मक यानी 1 अंक का एक सवाल आएगा, एक शब्द में उत्तर देने वाला। उसके बाद है अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 अंक का एक हो गया। उसके बाद में प्रश्न आएगा बड़ा, मतलब 30 शब्दों में उत्तर देने के लिए 2 अंक का सवाल आएगा। तो एक प्रश्न, 2 प्रश्न आएंगे इसके अंदर अति लघुतरात्मक, जिसके 2 अंक, डिविडेशन कितने हैं? 2 अंक, मतलब एक प्रश्न आएगा छोटा 1 अंक का और एक प्रश्न आएगा इसमें अति लघुतरात्मक यानी 2 अंक का। उसके बाद एक प्रश्न आएगा लघुतरात्मक, लघुतरात्मक प्रश्न आएगा और लघुतरात्मक प्रश्न का अंक है 4 अंक। 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है
और एक प्रश्न भी आएगा निम्नात्मक प्रश्न, आंतरिक विकल्प में, आंतरिक विकल्प मतलब अथवा में आएगा, मतलब अथवा इसी पार्ट में से मौर्य काल का आ सकता है, या गुप्त काल का आ सकता है, या चोल काल का आ सकता है, या कृष्णदेवराय के बारे में आ सकता है, या कल्चर संस्कृति से आश्रम से प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब एक इसी पार्ट के दो सवाल आएंगे, ये मतलब अथवा में सवाल एक आएगा, अथवा में आएगा, मतलब कोई दोनों में से एक करना है, हिंदा में सवाल। और ये 6 अंक का आएगा, तो ये हो गया 6 4 10 2 12 13, पीछे बचे 2 अंक, 2 अंक का मानचित्र आएगा, 2 अंक का मानचित्र। किस पार्ट से? सेकंड पार्ट से, इसका नाम है भारतीय इतिहास की स्वर्णिम पृष्ठभूमि। 15 अंक इंपोर्टेंट है, इसमें हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बावजूद बात करते हैं आगे वाले पार्ट की, अध्याय क्रमांक 3। तो ये भारतीय इतिहास की स्वर्णिम पृष्ठभूमि है। उसके बाद में हम बात करते हैं अध्याय क्रमांक 3 पाठ्यक्रम के हिसाब से। तीसरा पार्ट उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि हम इस पाठ्य पुस्तक में भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। लोग पार के थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया। पाठ का नाम है बाह्य आक्रमणकारी। पाठ का नाम है बाह्य आक्रमणकारी एवं आत्मसातीकरण, यानी बाहर से लोग भारत पर आक्रमण करने के लिए आए और भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि वो भारतीय संस्कृति में आत्मलीन हो गए। इस पाठ पढ़ेंगे, पाठ क्रमांक 3 में पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले इस पाठ का टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे यूनानी आक्रमणकारी। यूनानी सिकंदर है, मेरंडर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे शक राजा, शकों ने किस प्रकार बाहर से आक्रमण किया। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे कुषाण, कुषाण शासक, कुषाण किस प्रकार आए और भारत में आत्मलीन हो गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा है वो पढ़ेंगे उसके बाद में हुण, चौथा लास्ट पढ़ेंगे हुण। अब एक प्रश्न उठता है आपके दिमाग में, क्या भाई भारत इतना विस्तृत था तो वहां से लोग भारत में क्यों आए? क्योंकि भारत धन धान्य हर चीज कौन से परिपूर्ण था, तो आक्रमणकारियों का आने का रास्ता ये था। यहाँ से विदेशी जातियां भारतीय आने लगी। आने के बाद हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति इतनी ज्यादा प्रभावित थी जो आए तो आक्रमणकारी के रूप में, लेकिन यहाँ बस गए और भारतीय संस्कृति में आत्मलीन हो गए। आज भी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में प्राचीन समय उस आए विदेशी जो अवश्य विदेशी आए लोग थे, वो भारतीय संस्कृति अपना लिए और भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो हम इस सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में ये चीजें पढ़ेंगे। भारतीय लोगों ने प्रतिरोध किया है, बिल्कुल यूनानी ने प्रतिरोध किया है, शकों का प्रतिरोध किया है, कुषाणों का प्रतिरोध किया है, हुणों का प्रतिरोध किया है, भारतीय राजाओं का प्रतिरोध किया है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ? भारतीय संस्कृति में ढल गए। तो ये पार्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पार्ट भी 10 अंक का है। इस पार्ट से भी 10 अंक के सवाल आएंगे। और सबसे इंपोर्टेंट ये बनता है। अब इंपोर्टेंट क्यों बनता है? इसका मूल रीजन है कि सबसे ज्यादा छोटे सवाल तीसरे और चौथे पार्ट में से आएंगे। मतलब 4 प्रश्न ऐसे हैं जो अति लघुतरात्मक आएंगे, ये नहीं छोटे वाले, यानी 4 प्रश्न अति लघुतरात्मक, यानी एक अंक वाले, एक अंक के सवाल आएंगे, यानी 4 छोटे सवाल आएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है, इसी पार्ट से एक प्रश्न 2 अंक आएगा, 2 अंक का, और इसी पार्ट से एक प्रश्न लघुतरात्मक 4 अंक का आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 4 2 6 और 2 8, मतलब ये प्रश्न है ना 2 अंक वाले 2 आएंगे, मतलब 4 4 8 और 2 10। तो कुल मिला हम कह सकते हैं 4 छोटे 4 अंक और एक बड़े वाला 4 अंक और एक छोटा प्रश्न आएगा 30 शब्द वाला उत्तर, वो 2 अंक। तो 4 और 4 8 और 2 10, ये 10 अंक का पार्ट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बाहरी लोगों ने क्या किया? भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया। उसके बाद हम आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, चौथा पार्ट। पाठ्यक्रम में अंक डिविडेंस के हिसाब से ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इजी से याद हो जाएगा क्योंकि ये अच्छा पार्ट है। कारण क्या है? इस समय यहां से, ठीक है, भारत के ऊपर, ठीक है, एक जाति ने आक्रमण किया जो कुछ समय के लिए भारत के ऊपर शासन किया और बहुत सारे क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य कर लिया। उसका नाम है मुगल आक्रमणकारी।
मुगल आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। लेकिन हम इसमें ये पढ़ेंगे क्योंकि भारत के ऐसे खूब सारे शौर्यवीर राजा हुए जिन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और खूब सारे मुगल आक्रमणकारियों को भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, और लास्ट में प्रवेश किया तो कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने प्रतिरोध किया, स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुगल आक्रमणकारी, उनका प्रभाव और प्रकार हम ये पढ़ेंगे, प्रभाव और प्रकार इस प्रकार के पढ़ेंगे। ये चीजें या कह सकते हैं, इसका उद्देश्य और प्रभाव पढ़ेंगे, उद्देश्य एवं प्रभाव पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो कुल मिला हम कह सकते हैं मुगल आक्रमणकारी आए तो कौन कौन से आए, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आए थे अरब। कौन है? अरब आक्रमणकारी है। उनका प्रतिरोध किसने किया था? भारतीय सूरवीर शासक थे दाहिर सेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नागभट्ट। इसने भी क्या किया? खूब सारा प्रतिरोध किया। किसका प्रतिरोध किया? आक्रमणकारी को प्रतिरोध किया। उसके बाद पढ़ेंगे बप्पा रावल। विस्तृत पढ़ेंगे इनको। ये सूर्यवीर शासक थे जिन्होंने क्या किया? मुगल आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया। इसके अलावा हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इसके अंदर दूसरी चीज हुआ तुर्क आक्रमणकारी। मतलब इसके बाद में कुछ तुर्क आए, तो तुर्कों का विरोध किसने किया? तो हम खूब सारे शासक पढ़ेंगे भारत के। उसमें एक है पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान के अलावा कौन थे? तो आपने नाम सुना होगा हमीरदेव, 10वीं कक्षा में पढ़ा हमीरदेव, ठीक है, जिन्होंने प्रतिरोध किया। उसके अलावा और कौन थे जिन्होंने प्रतिरोध किया? तो हमीरदेव हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, और एक नाम आपने पढ़ा होगा राव रतन सिंह। 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में ये चीज हमने पढ़ी है, जो विस्तृत रूप से हम 12वीं के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे, जिन्होंने क्या किया भाई? प्रतिरोध किया इसका तुर्कों का। उसके बाद में तीसरा पार्ट यानी तीसरा भाग है, वो पढ़ेंगे मुगल आक्रमणकारी, ठीक है ना, मुगल आक्रमणकारी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? इसका मूल रीजन क्या है कि यहाँ पर खूब सारे राजाओं ने क्या इसका प्रतिरोध किया, यानी इनका प्रतिरोध किया। किनका प्रतिरोध किया? मुगलों का प्रतिरोध किया। अब कौन कौन थे जिन्होंने प्रतिरोध किया? हम खूब सारे नाम पहले पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे भी। राणा संगा पढ़ेंगे, और राणा कुंभा पढ़ेंगे ऊपर वाले में, राणा कुंभा पढ़ेंगे, यानी तुर्कों में, और राणा संगा पढ़ेंगे सबसे पहले, इन्होंने प्रतिरोध किया खूब। उसके बाद में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। उसके बाद में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। और उसके बावजूद आगे वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, वीर दुर्गादास, और एक शौर्यवीर शासक पढ़ेंगे वीर शिवाजी, जिन्होंने मुगलों का खूब प्रतिरोध किया। और उसके बाद इस पार्ट में अंतिम चीज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पेशवा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम इसको पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, एक टॉपिक को पढ़ेंगे। पार्ट का नाम तो मुगल आक्रमणकारी है, अधिकांश चीजें हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भारतीय सूरवीर राजा जिन्होंने प्रतिरोध किया मुगलों का। इस प्रकार हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में भी सवाल आएंगे, वो आएंगे 10 अंक के सवाल आएंगे पार्ट क्रमांक 4 में। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस पार्ट में भी 10 अंक के सवाल आएंगे। अब एक बार प्रश्न में 10 अंक के सवाल आएंगे, किस प्रकार के सवाल आएंगे? 10 पार्ट क्रमांक 4 में। तो सबसे पहली बात है, इस पार्ट में 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। 2 अंक के मतलब 2 प्रश्न ऐसे आएंगे, के 2 अंक के, मतलब 2 प्रश्न आएंगे। और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, और एक प्रश्न आएगा 2 प्रश्न आएंगे 4 अंक का, यानी 2 आएंगे लघुत्तरात्मक सवाल और एक आएगा अति लघुत्तरात्मक 30 शब्दों वाला। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न आएगा, वो आएगा 2 अंक का, और एक सवाल आएगा 4 अंक का, यानी 4 2 8 और 2 10, यानी 2 अंक किए और 4 अंक किए, 10 अंक का ये पार्ट आएगा। इससे 2 लघुत्तरात्मक सवाल आएंगे और एक अति लघुत्तरात्मक सवाल आएगा पार्ट क्रमांक 4। इसके बाद में पार्ट क्रमांक 5 की बात करते हैं।
अध्याय क्रमांक 5 जो सबसे उपयोगी है, क्योंकि इस समय मुगलों का प्रभाव कम होता है और विदेश से अन्य लोग भारत की ओर आने लगते हैं। कौन? यूरोपीय लोग। इस दृष्टिकोण से यह पाठ भी इंपॉर्टेंट है। पाठ का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमणकारी। मतलब उपनिवेश के लोगों ने भारत में किस प्रकार आक्रमण किया उसके बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेशवादी यूरोपीय लोग भारत में प्रवेश किस प्रकार कर पाए, इस पाठ में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे भाई उपनिवेशी भारत में आए किस दृष्टिकोण से, भी व्यापार की दृष्टिकोण से, व्यापार की दृष्टिकोण से, व्यापार करने के लिए। अब कौन कौन आए वो पढ़ेंगे। तो यहां पर पढ़ेंगे पुर्तगाली पढ़ेंगे, फ्रेंच पढ़ेंगे, डच पढ़ेंगे, डेनिश पढ़ेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे। ये कंपनियां भारत में आई और भारत में आने के बाद उन्होंने किस प्रकार उपनिवेश बनाना आरंभ कर दिया। तो हम ये पढ़ेंगे भारतीय और अंग्रेज द्वारा भारतीय क्षेत्र को उपनिवेश किस प्रकार बनाया और भारतीय लोगों ने किस प्रकार उनका प्रतिरोध किया। तो यहाँ पर मान लीजिए ये भारत है, तो यहाँ पर मैसूर है, मैसूर के लोगों ने क्या किया, प्रतिरोध किया। और यहाँ पर मराठा है, उन लोगों ने क्या किया, प्रतिरोध विरोध किया। ठीक है, ऊपर यहाँ पर पंजाब वाला क्षेत्र है, उन लोगों ने क्या किया, प्रतिरोध विरोध किया। उसको हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे इस पाठ में। उसके बाद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। और इसी पाठ में आगे हम पढ़ेंगे 1857 क्रांति का स्वरूप। उसके बाद पढ़ेंगे 1857 क्रांति के कारण पढ़ेंगे और असफलता कारण पढ़ेंगे, असफलता के कारण पढ़ेंगे और 1857 क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 5। ये पाठ भी उपयोगी है कि इस पाठ में भी 10 अंक के प्रश्न आएंगे, 10 अंक के प्रश्न आएंगे। पाठ क्रमांक 5। अब 10 अंक के सवाल किस प्रकार गएंगे, सीधी बात है। यहां पर भी 2 प्रश्न 4 चरण के और 1 प्रश्न 2 अंक का आएगा। यानी ये छोटा सवाल आएगा 30 शब्दों वाला और 2 लगातार आएंगे 60 शब्दों वाले, आपको उत्तर देना है। इस प्रकार अध्याय 5 में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं पाठ क्रमांक 6 जो सबसे उपयोगी है। अध्याय क्रमांक 6 जो हर दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा उपयोगी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय स्वाधीनता संग्राम, किस प्रकार भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का प्रतिरोध किया, इस छठे पाठ में पढ़ेंगे। तो छठे पाठ में सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक जन जागृति, सामाजिक जन जागृति। इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे मूल रूप से। उसमें एक पढ़ेंगे ब्रह्म समाज, एक पढ़ेंगे आर्य समाज, और एक टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन। इसके अलावा हम इस चैप्टर में जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन, मतलब जनजातीय आंदोलन लोगों ने किस प्रकार इसका विरोध किया, जनजातीय आंदोलन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी संगठन। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी घटनाएं किस प्रकार वो पढ़ेंगे। उसके बाद शुरू होता है राजनीतिक घटनाक्रम, उसके अलावा होता है राजनैतिक
अब एक प्रश्न उठता है कि राजनीतिक घटनाक्रम में क्या पढ़ेंगे। 1885 से 1907 तक का पूरा विवरण पढ़ेंगे। उसके बाद बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, बंग आंदोलन। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बावजूद और क्या पढ़ेंगे, तो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बावजूद हम 2-4 चीजें और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? अधिनियम 3 अधिनियम पढ़ेंगे, अधिनियम 1909 पढ़ेंगे, अधिनियम 1909, 1919 और 1935, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और हम इसके साथ ही पढ़ेंगे गांधीवाद पूरा पढ़ेंगे। मतलब क्या? महात्मा गांधी का योगदान पढ़ेंगे, जिसमें एक साथ बहुत सारे आंदोलन पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। इसी के साथ हम इसमें पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। साथ पढ़ेंगे स्वराज दल, स्वराज दल यानी स्वदेशी पार्टी 1923 की। उसके अलावा और क्या पढ़ेंगे? तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे 1930 का स्वतंत्रता दिवस। और उसके बाद पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके साथ पढ़ेंगे दांडी यात्रा, दांडी यात्रा पढ़ेंगे पहले। उसके बाद पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद अधिनियम 1935। फिर 2-4 टॉपिक और पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके बाद पढ़ेंगे रक्त रंजित भारत विभाजन। जिस समय भारत के 2 टुकड़े हुए, अंग्रेज ने जब फूट डाल दिया हिंदू और मुसलमानों में, एक पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान और भारत। इस प्रकार भारत बढ़ गया 2 टुकड़ों में, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान जो वर्तमान पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश है, और भारत 1947। कहने का मतलब ये है कि 1885 से 1947 का इतिहास इस पार्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जनजातीय आंदोलन के रूप में कुछ आकर्षक आंदोलन भी पढ़ेंगे इस पार्ट में। पार्ट 6 इंपोर्टेंट क्यों है? पार्ट 6 इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में भी अंक 15 है। 15 अंक के सवाल आएंगे, यानी 15 अंक के सवाल इस पाठ्य पुस्तक से आएंगे। तो 15 अंक के सवाल आएंगे, इसका मतलब क्या है? सीधी बात है, 6 अंक का एक सवाल आएगा, 6 अंक एक निम्नदान सवाल जो आंतरिक विकल्प आएगा, यानी अथवा में आएगा। इसी पाठ का आंतरिक विकल्प अथवा में आएगा 6 अंक का। मतलब असहयोग आंदोलन आ सकता है, समन्वय आंदोलन आ सकता है, कोई घटनाक्रम पूछ जा सकती है, क्रांति घटना पूछ जा सकती है, स्वदेशी आंदोलन आ सकता है, या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आ सकता है। अथवा में इसी पार्ट में से एक सवाल आएगा, आंतरिक विकल्प में उसमें से एक करना है। और निम्नलिखित प्रश्न आएगा, एक प्रश्न और 4 अंक का एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 10 अंक और एक 2 अंक का, ठीक है ना। एक अति लघुत्तरात्मक सवाल आएगा, एक प्रश्न। तो हम प्रश्न 6-4 प्रश्न 12, अब 3 और पीछे रहे तो 3 अंक का मानचित्र आएगा, 3 अंक का मानचित्र पाठ क्रमांक 6 से आएगा। इस प्रकार हम इतनी सारी चीजें अध्याय क्रमांक 6 में से पढ़ेंगे। उसके बाद में बात करते हैं अध्याय क्रमांक अंतिम चैप्टर पाठ्य पुस्तक का अंतिम भाग, अध्याय क्रमांक 7। मतलब 7वें पाठ में कौन कौन सी चीजें आएंगी, हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। अध्याय क्रमांक 7, तो अध्याय क्रमांक 7 का नाम है राजस्थान में स्वाधीनता आंदोलन एवं एकीकरण। ये अध्याय क्रमांक 7 पढ़ेंगे। किस पढ़ेंगे क्या? राजस्थान में जन जागृति पढ़ेंगे, जन जागृति के कारण पढ़ेंगे, ठीक है। जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन इस पार्ट में भी पढ़ेंगे।
इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे? किसान आंदोलन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। 57 की क्रांति के कारण, उसकी घटनाएं, उसके स्वरूप और परिणाम, इतनी सारी चीजें हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। और अंतिम चैप्टर है ना, वो पढ़ेंगे संक्षिप्त प्रजामंडल और राजस्थान का, यानी राजपूताना पहले था, राजस्थान का एकीकरण। इस प्रकार इस पार्ट को पढ़ेंगे। ये पार्ट भी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इस पार्ट में भी 10 अंक के सवाल आएंगे। इसमें 2 प्रश्न आएंगे चर के, यानी लघुतरात्मक सवाल आएंगे 2 चर के, और एक सवाल, एक प्रश्न 2 अंक आएगा। तो 4 चर के 2 सवाल 8 और 2 अंक का एक सवाल लघुतरात्मक 10। तो चैप्टर कितने अंक का हो गया? 10 अंक का। इस प्रकार हम इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के 80 अंक के आधार पर 7 पाठ व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रथम पाठ, यानी पहला पाठ। हम वास्तविक रूप से, ठीक है, इस पाठ्यक्रम के प्रथम पाठ से व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीजें पढ़नी शुरू करेंगे कल से। तो आज मैं थोड़ी सी इस पाठ की भूमिका मान देता हूं, उसके बाद कल से व्यवस्थित तरीके से हम क्या करेंगे भाई, इस चैप्टर को व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें पढ़ेंगे क्या। सीधी बात है, मैंने पहले ही कहा इस पाठ में पढ़ेंगे क्या। सब इस पाठ में प्राचीन भारत का वैभवपूर्ण अतीत था, मतलब भारत प्राचीन समय में, ठीक है, इसका अतीत यानी वैभवपूर्ण, यानी गौरवशाली इतिहास रहा है। तो सबसे पहले गौरवशाली इतिहास रहा है, तो इसकी जानकारी के तथ्य क्या है। तो इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि वास्तविक हमारा इतिहास गौरवपूर्ण था, किन तथ्यों के आधार पर था, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कहा जाता है कि भारत अखंड भारत था। वास्तविक भारत की जमीन थी ना, वो खूब सारे जमीन अन्य देशों, सीमा इतनी लंबी थी, खूब सारे देशों से लगती थी। इस प्रकार का भारत भूमि थी, इसको हम कहते हैं अखंड भारत। तो सबसे पहले ये जानकारी किस मिलती है? तो पौराणिक ग्रंथ है, साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, उनमें जानकारी मिलती है। तो ये भारत भूमि है, ये जानकारी किस मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में क्या जानकारी मिलती है? क्या भारत भूमि उत्तर में विस्तृत हिमालय, साउथ में हिंद महासागर, ठीक है, इधर पहाड़ हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, और यूरोप से तल क्षेत्रों से रोम सभ्यता की सीमावर्ती क्षेत्रों सीमाएं लगती थी। इधर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ठीक है, ये पूरा पार्ट भारत के हिस्से थे। वह आज भी कल्चर में, उस कल्चर में या स्रोतों में भारत के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सियल द्वीप और ये संपूर्ण क्षेत्र किसका था? भारत का था। ये जानकारी किस मिलती है? ये जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। उत्तर में बहुत बड़ा हिमालय और साउथ में एक समुद्र, बीच की जो भूमि है ना, भारत भूमि, जिसकी संतति हमें इस प्रकार ये जानकारी मिलती है। तो कल से व्यवस्थित तरीके से पाठ्यक्रम का पहला पाठ शुरू करेंगे। तो व्यवस्थित तरीके से इस पाठ को कल पढ़ेंगे। और आज हमने पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी ली है। कुल 80 अंक के सवाल आएंगे। किस प्रकार के सवाल आएंगे एक बार मैंने आपको बताया है। अब अंक डिविडेशन को एक छोटे से सारणी के रूप में एक बार वापस समझ लीजिए कि हम किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार प्रश्न पत्र में सवाल आएंगे। तो एक ये है प्रथम पाठ, यानी पाठ क्रमांक 1। तो एक पहला पाठ है ना, वो 10 अंक का है। कितने अंक का है? 10 अंक का। इसमें एक अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 अंक का, और उसके साथ 2 प्रश्न 2 अंक के, 2 प्रश्न 2 अंक के, यानी 4 और 5, और 1 प्रश्न लघुतरात्मक, यानी 4 अंक का प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर 1 लघुतरात्मक सवाल और एक बड़ा, 2 बड़े अति लघुतरात्मक सवाल, 30 बड़े, और एक छोटा 1 सवाल, ठीक है ना। एक सवाल 1 अंक का अति लघुतरात्मक। कुल मिलाकर इस पाठ में 10 अंक के सवाल आएंगे। कल से हम इस पाठ को व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो ऑनलाइन कक्षा चला रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से आप आराम से देखें, और ये पाठ का टॉपिक पूरे होते ही हम आपको इस जो पाठ्यक्रम के पहले पाठ का जितनी चीज रोज करवाएंगे उसकी पीडीएफ भी साथ भेज देंगे। तो उस नोट्सों को भी आप अच्छे तरीके से उतार सकते हैं।